गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आज मैं फिर आपके साथ हूँ एक नए पाठ पर चर्चा करने के लिए। प्यारे बच्चों, आज हम NCERT नागरिक शास्त्र पाठ्य पुस्तक कक्षा 6 का पाठ 3 सरकार क्या है की समरी पर चर्चा करेंगे। आज इस पाठ में हम जानेंगे कि सरकार क्या होती है, सरकार का मुख्य कार्य क्या होता है और हमें सरकार की क्या आवश्यकता है। तो चलिए इन सभी बातों को जानने के लिए हम पाठ के सारांश पर चर्चा करते हैं। सबसे पहले जानने की कोशिश करेंगे सरकार क्या है। तो प्यारे बच्चों, हर एक देश को विभिन्न निर्णय लेने एवं काम करने के लिए सरकार की ज़रूरत होती है। ये निर्णय कई विषयों से संबंधित हो सकते हैं, यानी सरकार बनाई जाती है जो देश को संभालने के लिए विभिन्न निर्णय ले सके और विभिन्न प्रकार के काम कर सके। अब वो काम, वो विषय या जिनके लिए निर्णय लेना होता है सरकार, वो कौन कौन से हो सकते हैं। जैसे अपने देश का विकास करना, विकास संबंधित सभी कार्य सरकार करती है, जैसे सड़कें बनवाना या पुल बनवाना या बिजली की आपूर्ति करना, इस प्रकार के सभी कार्य सरकार करती है। दूसरा, नई योजनाएं लाना, विभिन्न प्रकार की नई नई योजनाएं जो होती हैं वो भी सरकार के द्वारा ही लाई जाती हैं, जैसे पंचशील योजनाएं हैं। तीसरा है गरीबों की मदद करना, जो लोग जिनकी आमदनी कम होती है, तनख्वाह कम होती है, सरकार वो गरीबी रेखा से नीचे जो लोग होते हैं उनको मदद यानी सहायता प्रदान करती है, जैसे कम रेट पर उनको राशन प्रदान कराना या उनके लिए आवास की व्यवस्था करना आदि। चौथा पॉइंट है महत्वपूर्ण सेवाएं प्रदान करना, सरकार के द्वारा महत्वपूर्ण सेवाएं प्रदान करी जाती है, जैसे शिक्षा संबंधी सेवाएं या चिकित्सा संबंधी सेवाएं आदि। नेक्स्ट पॉइंट है 5वां पॉइंट, देश की सीमाओं की सुरक्षा करना और दूसरे देशों से शांतिपूर्ण संबंध बनाए रखना भी सरकार का काम होता है, यानी विदेशी ताकतों से देश की रक्षा करना ये सरकार का काम होता है। छठा पॉइंट है प्राकृतिक विपदा आने पर पीड़ितों की मदद करना। उदाहरण के लिए मान लीजिए कहीं पर बाढ़ आ जाती है, सूखा पड़ जाता है, भूकंप आ जाता है, किसी भी प्रकार की प्राकृतिक विपदा होने पर जो पीड़ित होते हैं यानी जिन्हें इन प्राकृतिक आपदाओं से नुकसान होता है, उनकी सहायता भी बच्चों सरकार करती है। उदाहरण के लिए आपने देखा होगा कि 2020 और 21 में कोरोना महामारी के समय सरकार के द्वारा ही उन लोगों की मदद की गई जिनके पास खाने के लिए या रहने के लिए या एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए किसी प्रकार की कोई सुविधा नहीं थी। उसके बाद 7वां पॉइंट है नियम बनाना और उसे सीमा के अंदर रहने वाले लोगों पर लागू करना, यानी सरकार कानून बनाती है। उदाहरण के लिए मान लीजिए अगर कहीं आप ट्रैफिक रूल तोड़ते हैं या लाइसेंस ना होने पर गाड़ी चलाते हैं तो वहाँ पर आप पर चालान लगाया जाता है। इस प्रकार के नियम सरकार बनाती है ताकि देश में कानून व्यवस्था बनी रहे। अब सरकार के अन्य अंग यानी अन्य रूपों को देखते हैं। कुछ उदाहरण जो सरकार के अन्य अंग हैं, जैसे सर्वोच्च न्यायालय, भारत पेट्रोलियम, भारत रेल आदि। यानी सर्वोच्च न्यायालय या भारत पेट्रोलियम या भारतीय रेल अभी सरकार के अंतर्गत आते हैं, इन्हें सरकार का ही अंग बोला जाता है। सरकार के स्तर के बारे में बात करते हैं। दरअसल सरकार अलग अलग स्तरों पर कार्य करती है। ये स्तर आपके 3 प्रकार के हो सकते हैं, जैसे स्थानीय स्तर, राज्य स्तर और राष्ट्रीय स्तर। स्थानीय स्तर पर क्या हो सकता है बच्चों, जैसे गांव, शहर या मोहल्ला को स्थानीय स्तर पर में शामिल किया जाता है, यहाँ भी सरकार ये कार्य करती है। उसके बाद राज्य स्तर, राज्य स्तर में हरियाणा या असम जैसे किसी भी राज्य को शामिल किया जा सकता है। राज्य स्तर पर
पर भी सरकार कार्य करती है। उसके बाद राष्ट्रीय स्तर, पूरे देश पर। अब यहाँ पर अगर हम बात करें कि सरकार का कौन सा अंग होता है और कौन कार्य संभालते हैं, तो देखिए स्थानीय स्तर यानी गांव, शहर या मोहल्ला में म्यूनसिपैलिटी या पंचायत होती है, ग्राम पंचायत। इसी प्रकार राज्य स्तर पर हमारे मुख्यमंत्री होते हैं, जबकि राष्ट्रीय स्तर पर सरकार के रूप में कौन कार्य करता है बच्चों? प्रधानमंत्री। अब बात करते हैं सरकार एवं कानून की। सरकार को कानून बनाने और उन्हें लोगों पर लागू करने या कानून मनवाने के लिए बाध्य करने की शक्ति होती है। यानी सरकार का कार्य है कानून बनाना और इन कानून को लोगों पर लागू करना। यदि लोग इन कानून का पालन नहीं करते हैं तो सरकार दंड स्वरूप उन पर जुर्माना या उन्हें सजा देती है। उदाहरण के लिए मान लीजिए गाड़ी चलाने के लिए लाइसेंस की ज़रूरत होती है और अगर लाइसेंस बिना गाड़ी चलते पकड़े गए तो जुर्माना भरना पड़ता है। अगर लोगों को लगे कि कानून का ढंग से पालन नहीं हो रहा है तो वे न्यायालय जा सकते हैं। आप अपील कर सकते हैं और तब न्यायालय आदेश देगा कि कदम उठाने की ज़रूरत है। यहाँ पर न्यायालय आपकी मदद करेगा। अब बात करते हैं सरकार के प्रकार की। प्यारे बच्चों, सरकार के दो प्रकार हो सकते हैं, पहला लोकतंत्र और दूसरा राजतंत्र। अब देखते हैं लोकतंत्र और राजतंत्र में क्या फर्क है। लोकतंत्र, इसमें लोग वोट देकर राजा को चुनते हैं, यानी मताधिकार, और अपना राजा यानी मंत्री चुनने का अधिकार किसे होता है? आम जनता को होता है। और जो निर्णय सरकार लेती है उस निर्णय पर सफाई देनी होती है, यानी सरकार जो भी निर्णय लेती है वो आम जनता को स्पष्ट करना पड़ता है सरकार को कि उस निर्णय के पीछे लेने के पीछे क्या कारण है। इसी प्रकार राजतंत्र की बात करें तो इसमें राजा के पास पूरा अधिकार होता है और एक सलाहकार का समूह होता है, पर अंतिम निर्णय की शक्ति राजा के पास ही होती है। राजतंत्र में किसी भी प्रकार का आम जनता को वोट देने का अधिकार नहीं होता। इसे दूसरी भाषा में तानाशाही भी बोलते हैं। अब बात करते हैं लोकतांत्रिक सरकार की। लोकतांत्रिक सरकार, भारत एक लोकतंत्र देश है। लोकतंत्र में लोग अपने नेता को स्वयं चुनते हैं। इस तरह से लोकतंत्र लोगों का ही शासन है। दूसरा, लोकतंत्र का मूलभूत विचार यह है कि लोग नियम को बनाने में भागीदार बने और खुद शासन करें। लोकतांत्रिक सरकार को प्राय प्रतिनिधि लोकतंत्र कहते हैं। प्रतिनिधि मतलब जब किसी को चुना जाता है, यानी आम जनता जब सरकार को चुनती है तो उसे प्रतिनिधि लोकतंत्र कहते हैं। इसमें लोग सीधे भाग न लेकर चुनाव प्रक्रिया द्वारा अपने प्रतिनिधि को चुनते हैं। यह प्रतिनिधि मिलकर सारी जनता के लिए निर्णय लेते हैं। इसी प्रकार कोई भी सरकार तब तक लोकतांत्रिक नहीं कही जा सकती जब तक वे सभी वयस्क नागरिकों को वोट देने का अधिकार ना दे। आगे बताया गया है कि एक समय ऐसा भी था जब लोकतांत्रिक सरकारें औरतों और गरीबों को चुनाव में भाग नहीं लेने देती थी। शुरुआती दौर में सरकारें केवल उन्हीं लोगों को वोट देने देती थी जो पढ़े लिखे थे और जो अमीर थे, और देश उन्हीं नियमों के सहारे चलता था जिसे ये गिने चुने लोग बनाते थे। यानी पहले समय लोकतांत्रिक सरकारें पूर्ण रूप से लोकतांत्रिक नहीं थी। वहाँ महिलाओं को और गरीब लोगों को चुनाव में भाग लेने नहीं दिया जाता था। महिलाओं के द्वारा किए गए संघर्ष ने प्रथम विश्व युद्ध के समय और भी मजबूती पकड़ ली। इस आंदोलन को महिला मताधिकार आंदोलन या सफ्रेज मूवमेंट कहते हैं। सफ्रेज का अर्थ होता है वोट देने का अधिकार, यानी महिलाओं को समाज में अपनी स्थिति बनाने के लिए एक मूवमेंट
स्प्रेज मूवमेंट शुरू करना पड़ा, विरोध करना पड़ा, संघर्ष करना पड़ा। उसके बाद महिलाओं को भी पुरुषों के बराबर वोट देने का अधिकार प्राप्त हुआ। अमेरिका में महिलाओं को वोट देने का अधिकार 1920 में मिला, जबकि इंग्लैंड में 1928 में महिलाओं को यह अधिकार प्राप्त हुआ। भारत में आज़ादी के पहले बहुत ही कम लोगों को वोट देने का अधिकार था। जनता ने संगठित होकर इस अधिकार की मांग की। गांधी जी समेत कई नेताओं ने अन्यायपूर्ण व्यवहार का विरोध किया। गांधी जी ने 1931 में यंग इंडिया पत्रिका में इसके बारे में लिखा था बच्चों। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको सरकार का अर्थ, सरकार का रूप, सरकार के कार्य, सरकार के प्रकार आदि के विषय में अब जानकारी हो गई होगी। तो प्यारे बच्चों, आशा करती हूँ कि वीडियो में बताए गए सभी महत्वपूर्ण बिंदु आपको इस पाठ को समझने में सहायता करेंगे। आज के लिए इतना ही। यदि पाठ को समझने में किसी प्रकार की कोई भी समस्या आती है तो उसके लिए आप कमेंट बॉक्स में अपना प्रश्न डाल सकते हैं। मैं उसे सॉल्व करने में आपकी पूरी सहायता करूंगी। अगली वीडियो में आपसे फिर मिलूंगी। तब तक अपना ख्याल रखिए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।